नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम चालक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक नया इनिशिएटिव लेके हम आपके सामने मिले हैं। देश में जो आजकल हो रहा है उसकी करंट अफेयर की जो न्यूज़ है उसको स्टैटिक के साथ कनेक्ट करके किस तरीके से उसको एक होलिस्टिक यूपीएससी की तैयारी की जा सकती है उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। राइट। और जो अभी का जो हॉट टॉपिक और जो चीज़ें हमारे देश में चल रही है वो कुछ आपको इस तरीके से मिलेगी कि जो देश में अभी जो चल रहा है वो जुडिशरी और लेजिस्लेचर्स के बीच में कुछ तनातनी चल रही है। उससे हमारे देश में जो आजकल बना है एक माहौल जो बन रहा है, एक तरफ लेजिस्लेचर्स हो चुके हैं और एक तरफ हमारी जुडिशियल सिस्टम आ चुकी है। जुडिशरी ऐसा आरोप लेजिस्लेचर्स पे लगा रहे हैं कि लेजिस्लेचर्स वो हमारे देश में एक्सेसिव इंटरफियर कर रहे हैं जुडिशियल सिस्टम में। जुडिशरी पे हमेशा से आरोप लगा है लेजिस्लेचर्स की तरफ से कि लेजिस्लेचर्स ऐसा कहते हैं कि भाई जो जुडिशरी है वो मनमाने ढंग से वो न्याय की प्रक्रिया को चला रही है। और उसी में एक चीज हमारे सामने आ जाती है, तो क्या जुडिशरी वर्सेस जो लेजिस्लेचर जो हम कहते हैं कि क्या जो सेपरेशन ऑफ पावर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो निर्धारित करके रखा है, जो यूनियन लिस्ट के अंदर, स्टेट लिस्ट के अंदर या फिर हमारे कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो भी चीजें वहां पे निर्धारित करके रखी है, या फिर जो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द वेरियस ऑर्गन ऑफ द स्टेट जो है वो किस तरीके से कार्य करें, क्या हमारी फेडरल स्ट्रक्चर की इस जुडिशरी और लेजिस्लेचर्स के बीच के इस डिस्प्यूट को सुलझा पाता है कि नहीं पाता। सारी चीजें एक चीज पे अटक के आती है। कुछ दिनों में आपने सुना होगा, कुछ दिनों से आपने ये न्यूज़ें देखी होगी दोस्तों कि हमारे जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कुछ टाइम पहले एक चीज बताई थी कि भाई ओवर क्राउडेड जेल इज अ कंसर्न, मतलब कि आप जेल में ओवर क्राउडेड है और आप नई नई जेल जो है बना रहे हो, नई नई जेल बना रहे हो, लेकिन क्राउड जो है जेल में वो बढ़ता जा रहा है। उसी के उसी के कहीं आगे पीछे हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसा बताया था कि भाई एनजेएसी करके जो एक्ट 2015 में जो आया था, 2015 में जो एनजेएसी आया था, जो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन हमारी सरकार ने लेजिस्लेचर में बनाया था, उसको जुडिशरी ने नल एंड वॉइड करके, उसको वॉइड करके एक तरीके से क्या किया, उसको वॉइड करके उन्होंने एक तरीके से पीपल ऑफ इंडिया की जो पावर है उसको अनड्यू किया है, या फिर उसको एक तरीके से अनडन किया है। और वहीं पे एक चीज हमारे सामने निकल के आती है, जो हमारे हमारे जो पैनल है, जो कॉलेजियम सिस्टम है, जो कॉलेजियम सिस्टम वो कहते हैं कि भाई कॉलेजियम सिस्टम के हिसाब से सारी कामें चलती है। और उसमें एक चीज जो हॉट टॉपिक जो आजकल जो चल रहा है वो चल रहा है रिक्रूटमेंट कैसे हो जज का। कुछ लोग अपने तरीके से कह रहे हैं, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो अपने तरीके से उसको रख रहे हैं। जो हमारे जुडिशरी है, जो हमारे अभी डीवाई चंद्रचूड़, जो हमारे सीजीआई है, उनका पैनल कुछ अलग तरीके से वो काम कर रहा है। राइट। तो उसी के बीच में एक डिस्प्यूट हमारे पास ये आया है, और डिस्प्यूट डिस्प्यूट के जज इसमें जाते हुए आपको पता होगा कि हमारी जो संसद अभी विंटर सेशन जो था, विंटर सेशन में एक आंकड़ा रखा गया हमारे संसद में, और संसद में जो आंकड़ा रखा गया कुछ इस तरीके से था कि पेंडिंग जो केसेस हमारी जुडिशियल सिस्टम में आए हैं वो कुछ इस तरीके से आपको पता चले। कुछ आंकड़ा हमारे संसद में रखा गया, और संसद में कुछ आंकड़ा ये 13 दिसंबर 2022 तक का ये आंकड़ा है। उसमें बोला है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल जो केसेस जो आज की तारीख में पेंडिंग चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में या फिर हमारी जुडिशरी में, वो कुछ 498 केसेस जो है वो पेंडिंग चल रहे हैं। राइट। दूसरी तरफ इलेक्शन रिलेटेड केसेस जो हमारी जुडिशरी में जो डिस्प्यूट में चल रहा है, जो पेंडिंग में चल रहा है, वो 487 पीआईएल, स्पेशल लीव पिटीशन, रिट पिटीशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेबर के लोग के जितने भी हमारे जुडिशियल सिस्टम में जितने भी पेंडिंग केसेस चल रहे हैं वो कुछ इस आंकड़े को दिखा रहे हैं। एक्चुअली आंकड़ा जो है थोड़ा गंभीर है, और कुछ एक तरीके से हमें एक कंसर्न की घंटी बजा के जाता है कि भाई अगर इतने ज्यादा केसेस पेंडिंग है तो इसका रीजन क्या रीजन है। जुडिशरी को पूछा गया तो जुडिशरी कहती है कि भाई ये केसेस जो है वो और ज्यादा आ रहे हैं। और लेजिस्लेचर को पूछे तो लेजिस्लेचर्स कहते हैं कि भाई जुडिशियल रिक्रूटमेंट प्रोसेस में प्रॉब्लम है। अभी वो प्रॉब्लम कहाँ पे है, एक्चुअली उसको थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल ये चीजें थोड़ी ज्यादा चर्चा में रही है। राइट। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे लॉ मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर ने हमारे डीवाई चंद्रचूड़ से बार बार यही चीज बोली कि भाई पेंडिंग केसेस जो है वो आजकल बहुत ज्यादा पेंडिंग केसेस हो रहे हैं। पेंडिंग केसेस के पीछे का रीजन क्या है? डीवाई चंद्रचूड़ और एक तरफ हमारे लेजिस्लेचर्स, एक तरीके से हमारे
किरण रिजिजू, दोनों के बीच में अभी आप डे बाय डे किसी न किसी दौर पे एक द हिंदू में कहीं पे एडिटोरियल डाला जाता है, कहीं हमें इंडियन एक्सप्रेस में पता चल जाता है। तो ये पेंडिंग केसेस है क्या और रीजन क्या है, हम उसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि व्हाई द पेंडिंग केसेस, पेंडिंग केसेस के रीजन क्या है। दोस्तों अगर रीजन की देखने जाओ तो रीजन तो बहुत सारे हैं। जो हमारे लेजिस्लेचर्स कह रहे हैं कि भाई जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो गलत है। एक्चुअली रिक्रूटमेंट प्रोसेस एकमात्र रीजन नहीं है, द ओनली रीजन इज नॉट अ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, many and several reasons behind the pending of the cases in the our Supreme Courts and the High Courts and the judicial system. First of all, जो सबसे पहला जो है जज पॉपुलेशन रेशियो भारत में बहुत कम है। 19.49 पर मिलियन पीपल के पीछे एक जज है। आप समझ सकते हो कि जज और पॉपुलेशन, देश की जनता और पॉपुलेशन कितने ज्यादा, अगर 19.49 मिलियन लोगों के पीछे एक जज है तो आप समझ सकते हो कि देश की जनसंख्या 140 के अराउंड पहुंच चुकी है। अभी सेंसस होने वाला है, सेंसस में हमें एग्जैक्ट आंकड़ा मिलेगा। अभी थोड़े दिन में 2030 में हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन कंट्री में से हो जाएंगे। ऐसे कंडीशन में दोस्तों अगर जज और पॉपुलेशन का रेशियो अगर कम हो रहा है तो ये सच में कंसर्निंग की घटना है। दूसरा, अगर आप देखोगे कि लेस देन 44,000 पोस्ट हमारी कंट्री में आज है। जज पॉपुलेशन रेशियो अगर दोस्तों कम है तो जो पोस्ट है वो ऐसे ही कम ही होगी। और वैकेंसी अगर आप देखने जाओ कोर्ट में, अगर वैकेंसी दोस्तों देखने जाओ तो ये वैकेंसी आप देखिए, अगर देखोगे तो 38% वैकेंसी सिर्फ हाईकोर्ट में देखेगी आपको। और उसमें भी हर हाईकोर्ट की वेरिएशन है, हर हाईकोर्ट में वेरिएशन है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो कोलकाता हाईकोर्ट है दोस्तों, उसमें अराउंड 50% वैकेंसी आज की तारीख में देखी गई है। तो अगर जज ही वैकेंट रहेंगे, वैकेंट मतलब कि वैकेंसी में और एब्सेंस में फर्क है, इस चीज को समझिए। वैकेंसी मतलब पोस्ट को फिलअप ही नहीं किया गया है, और एब्सेंट मतलब कि वो पोस्ट पे है लेकिन वो आए नहीं। तो 50% वैकेंसी वो हमारे कोलकाता हाईकोर्ट में, अराउंड 38% हाईकोर्ट, अलग अलग हाईकोर्ट में 38% वैकेंसी है। जज ही अवेलेबल नहीं है, रिक्रूटमेंट ही नहीं हो रही। और रिक्रूटमेंट के सबसे बड़े रीजन थोड़ी देर में देखेंगे कि रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो रहा, रिक्रूटमेंट के पीछे क्या रीजन है। दूसरी जो है सबसे पहले गवर्नमेंट हैज शोन इटसेल्फ इररिस्पांसिबल लिटिगेंट, मतलब गवर्नमेंट जानबूझ के कभी भी कुछ पेट में दर्द किया तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते, सर में दर्द किया तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते, इस एमपी ने ऐसा बोल दिया, हमारा प्रिविलेज का हमारा वायलेशन हो गया, चलो सुप्रीम कोर्ट चले जाए। हर छोटी छोटी चीजों के लिए गवर्नमेंट वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का नहीं हो सकता, उस चीज में भी स्पेशल लीव पिटीशन के लिए वो चले जाते हैं। स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में आप पढ़ोगे, आप जब कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो स्पेशल लीव पिटीशन का एक अलग ही चलता है। हर चीज को हर व्यक्ति अपने अपने कानून अपना अपना जो केस है उसको स्पेशल लगता है, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। और इससे क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों नंबर ऑफ केसेस के बर्डन जो बढ़ते जा रहे हैं। और ये सबसे कंसर्न है जुडिशरी का, क्योंकि जुडिशरी हर कोई अगर अपने अपने केसेस को लेकर वहां पे चला जाएगा, तो उसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन हाईकोर्ट भी हो सकता है, उसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकता है। देखिए अभी आप ज्ञानवापी मोक्ष का जो हमारा जो अभी ज्ञानवापी जो हमारा मोक्ष जो चल रहा है, उसमें जो अभी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा, अभी मोक्ष का मंदिर है जो भी है वो सामने आ जाएगा हमारे सामने, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलाए गए। डिस्ट्रिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बताया कि भाई आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये बता दीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसमें निर्धारित कर लेगी जो भी करना है। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक इतने गंभीर घटनाएं की सुनवाई अगर हो सकती है तो हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना, और गवर्नमेंट इटसेल्फ शोन इररिस्पांसिबल लिटिगेंट, हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना, ये एटीट्यूड वहां पे सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का मेन काम दोस्तों क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना। कॉन्स्टिट्यूशन का अगर इंटरप्रिटेशन सही ढंग से नहीं होगा तो क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे वहां पे वैसे कैसे ज्यादा पड़ेंगे। अभी 370 का जो मुद्दा है अभी तक हमारे सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। डिमोनेटाइजेशन का किस्सा आपको पता है कि अभी अभी थोड़े ही दिन पहले, अराउंड 15 से 20 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसको 4:1 के उसके रेशियो में उन्होंने जजमेंट दिया, और डिमोनेटाइजेशन को आज मतलब ये 2023 का राइट, 2023 में उन्होंने डिमोनेटाइजेशन के जजमेंट को बोला कि ये सही है, और हुआ कब, वो 2016 में। मतलब कि 5-5, 6-6 साल तक ये पेंडिंग क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर चीज को हर जगह पे जो उनका सही काम है वो नहीं होगा, और फिर क्या होगा, जो उसके सेकेंडरी काम है वो होते रहेंगे, और हर किसी को सुप्रीम कोर्ट की जाना है, ये एटीट्यूड ये ले डूबता है। दूसरा, लेस नंबर ऑफ सीटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट की मैं अगर बात करूं दोस्तों कि
365 में से वो कितने दिन मिलते हैं, हाईकोर्ट में कितने दिन मिलते हैं, तो आप देखो दोस्तों 365 डेज में से 193 डेज ओनली सुप्रीम कोर्ट वर्क करती है, काम करती है, और बाकी के दिन क्या होता है, बाकी के दिन होता है उनका वैकेशन। तो वैकेशन पे जाना होता है सुप्रीम कोर्ट के जैसे, ड्यू रिस्पेक्ट टू उनके वैकेशन की जरूरत होती है। लेकिन देखो क्या है कि 193 डेज बहुत कम, अगर 365 में से सिर्फ और सिर्फ 190 डेज दोस्तों अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो, तो भारत जैसे देशों में जहाँ पे 140 करोड़ मिलियन 140 करोड़ यहाँ पे लोग हैं, और वहाँ पे इतने ज्यादा पेंडिंग पेंडिंग केसेस है, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पर राइज होता है कि भाई इतने कम वर्किंग डेज नहीं होने चाहिए। आप हाईकोर्ट देखो, हाईकोर्ट में दोस्तों 210 दिन, सारी हाईकोर्ट जो है मिलके 210 दिन मिलती है, 365 में से 210 दिन। और अगर आप सबॉर्डिनेट कोर्ट को देखोगे तो 245 डेज, राइट, इसमें वो सारी छुट्टियां आ जाएगी जो हॉलीडेज वो लेते हैं। लेकिन देखो हॉलीडेज से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका वर्क बर्डन ज्यादा है, उनका वर्क बर्डन ज्यादा है। अभी एक एडिटोरियल आया था, अगर आपने पढ़ा होगा हिंदी में, तो वहां पे बताया गया था कि भाई जो जहाँ पे ये हमारे जजेस जब हॉलीडेज लेते हैं, एक्चुअली उसमें वो कुछ प्रोडक्टिव काम भी करते हैं, जजमेंट की सुनवाई कैसे की जाए, तो कैसे और अच्छे से किया जाए, ये भी एक पॉइंट है कि वो उनका हॉलीडेज लेना जरूरी है। लेकिन एक चीज देखो दोस्तों, ये थोड़ा कंसर्निंग है कि समर वेकेशन 45 डेज का, 45 डेज का समर वेकेशन, दीपावली और दशहरा 2 वीक का, राइट, 2 वीक का। यहाँ पे हर वीकेंड में वो उनकी नंबर जो है, उनकी जो नंबर ऑफ सिटिंग जो है 4 से 5 बजे तक रहेगी। दूसरा, वो हर दिसंबर के एंड में वो वैकेशन लेंगे। तो कंसर्निंग चीज है, ये कंसर्निंग चीज है। क्यों कंसर्निंग है? हमारे यहाँ पे बोला जाता है दोस्तों कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, राइट, कि जस्टिस अगर डिले हो गया है तो हम जस्टिस डिनाई कर रहे हो। इसका क्या मतलब बन जाता है दोस्तों कि अगर अगर किसी किसी बेगुनाह को जेल में कैद करते रहे, आपने सुना होगा बहुत सारी केसेस हमारे सामने आए हैं। आपको पता होगा कि एक मुंबई का एक ऐसा केस आया था हमारे सामने कि जो आरोपी, उसके आरोप अंडर ट्रायल 8 साल तक जेल में, पूरा परिवार, कितनी कितना पीड़ा होती होगी जब ये जान के कितना पीड़ा होता होगा उनको कि भाई आरोप सिर्फ लगा है तो सिद्ध नहीं हुआ, उसके लिए वो 15 साल तक वेट कर। आज की आज की जो पेंडेंसी दोस्तों एवरेज जो चल रही है 5 साल की, आइए मतलब कि आज अगर आपने केस डाला है, आज अगर आपने केस डाला है, तो करीब करीब 5 साल तक आपकी सुनवाई कंसर्निंग चीज है। हमारी जुडिशरी को और लेजिस्लेचर्स को एक साथ आकर इस चीज को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोनों जो है एक डिस्प्यूट में आ गए, लेजिस्लेचर्स और जुडिशरी एक तरफ और एग्जीक्यूटिव एक तरफ, ये तीनों एक तरफ हो रहे हैं। प्रॉब्लम बहुत गंभीर है। जुडिशरी अगर ठीक से काम नहीं कर पाएगी तो प्रॉब्लम बहुत गंभीर है। प्रॉब्लम इतनी गंभीर है कि हमें ये तय करना होगा, क्योंकि हमने हमने बहुत सारे नारे ऐसे दिए हैं कि भाई 100 बेगुनाह छूट जाए तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सॉरी 100 गुनेगार छूट जाए तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिली। ये हम बहुत बार आपने सुना भी होगा। लेकिन ऐसी अगर गंभीर सिचुएशन बन रही है, इतने ज्यादा पेंडिंग केसेस बन रहे हैं, तो हमारे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर्स कर क्या है? तो क्या ये आरोप प्रति आरोप का काम है कि जुडिशरी की वजह से हो रहा है, या फिर ऐसा बोल दे कि भाई लेजिस्लेचर्स की वजह से हो रहा है, या फिर ऐसा बोलते कि भाई ये एग्जीक्यूटिव ठीक से काम नहीं कर रहे? शुरुआत करते हैं कि भाई, ये कहते हैं शुरुआत में कि भाई वी एग्जीक्यूटिव इसको फिक्स कर दे। क्या है एग्जीक्यूटिव का काम? क्या एग्जीक्यूटिव इस चीज को कर पाएंगे? क्या एग्जीक्यूटिव से ये प्रॉब्लम सोल्व हो पाएंगे? क्या एग्जीक्यूटिव अगर कुछ कानून ना दे, या फिर लेजिस्लेचर से कोई कानून लाकर आ जाए, एग्जीक्यूटिव तो उसको इम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन लेजिस्लेचर से अगर कुछ काम करे तो क्या ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है? या फिर जुडिशरी को कुछ करना चाहिए। आपको पता होगा थोड़े दिन पहले ये चीज आपको सामने आई होगी कि रिक्रूटमेंट कैसे होगा, उस पर अभी टनाटनी होने लगी। अभी कल की न्यूज है, कल की न्यूज में ऐसा बोला जा रहा है कि हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ जज है, एक जज है, उनकी उनके जो रिक्रूटमेंट है उसको उन्होंने डिनाई किया। रिक्रूटमेंट डिनाई कर रहा है तो रिक्रूटमेंट जो है, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में रिक्रूटमेंट कैसा होता है ये न्यूज में आएगा। न्यूज में आएगा तो वो हमेशा से आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे
कि भाई ये लेजिस्लेचर्स का प्रॉब्लम है, ये कहेगा ये एग्जीक्यूटिव का प्रॉब्लम है, ये लेजिस्लेचर्स का है, ये जुडिशरी का है, ये हमेशा से चलता रहेगा। आपको पता होगा कि जो रिक्रूटमेंट है वो हमेशा से जो है वो एक मुद्दा बना हुआ है, एक हॉट टॉपिक बना हुआ है कि भारत में जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाए। अगर मैं आपको संवैधानिक तौर पे बोलूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दे रखा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं हमारे जजेस को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है जज को अपॉइंट करते हैं। कहाँ पे अपॉइंट करते हैं? तो आर्टिकल 124 है, 124 क्लॉज 2 कहता है कि एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है हर हर सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है। तो ये राष्ट्रपति का काम है कि वो जजेस को अपॉइंट करे, ठीक है। तो क्या राष्ट्रपति सच में जज करते हैं? आपको पता है, आपके पास है आर्टिकल 74, राइट। आपको पता है कि आपके पास है आर्टिकल 74, राइट। और आप लोगों में से बहुत सारों ने ये आर्टिकल 74 पढ़ा भी होगा, राइट। 74 आर्टिकल आपको कहाँ पे लेके जाता है? 73rd एंड 74th आर्टिकल आपको लेके जाता है कि एवरी डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट, आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट कैसे काम करेगा, प्रेसिडेंट के डिसीजन क्या होंगे, प्रेसिडेंट कौन सा काम करेगा और कौन सी काम वो प्रेसिडेंट जो है वो नहीं करेगा, ये सब वहां पे लिखा है। और वो कहता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल एक्ट ऑन एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर है कि राष्ट्रपति वो काम करेगा जो प्राइम मिनिस्टर उसको बताता है, या फिर प्राइम मिनिस्टर का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो उसको बताता है, तो इसका मतलब कि ये आर्टिकल 24 क्या सच में वही है जो हमारे प्रेसिडेंट कहते हैं कि भाई रिक्रूटमेंट जो है वो मैं करती हूँ, या फिर मेरे द्वारा प्रेसिडेंट के द्वारा रिक्रूटमेंट होता है। तो क्या इस संदर्भ में कि वो प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगर रिक्रूटमेंट करना है तो क्या सच में प्रेसिडेंट करते हैं? तो आपको पता ही होगा दोस्तों, ये तो है नहीं, हमारे प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड है। हमारे प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड है और डी ज्यूरे हेड हमें उसे कहते हैं। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अ डी फैक्टो अथॉरिटी ऑफ द नेशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर डी फैक्टो अथॉरिटी है, तो क्या ये आर्टिकल 124 जो है जो प्रेसिडेंट को पावर देती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त हो, कहाँ ये उस संदर्भ में सही बैठता है? तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि आज के तारीख में जो जजेस को अपॉइंट किया जाता है वो कैसे किया जाता है। आज के तारीख में दोस्तों कॉलेजियम सिस्टम मतलब क्या? कॉलेजियम मतलब कि ऐसा समझ लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट 5 जजेस है, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट 5 जज है वो रिक्रूट कर रहे हैं किसको? जजेस को रिक्रूट कर रहे हैं। क्या ऐसा बोलना सही रहेगा? नहीं, देखो इन दोनों को साथ में देखिए। पहले तो ये स्लाइड को कि आर्टिकल 124 वाला और दूसरी ये को इसको एक साथ में देखने की और समझने की जरूरत है कि कॉलेजियम सिस्टम से रिक्रूटमेंट होता है। तो एक कॉलेजियम सिस्टम है क्या, ये बनी कहाँ से आया? तो उसके लिए एक छोटा सा हिस्ट्री है, एक 2 मिनट की हिस्ट्री हम उसको समझ लेते हैं। एक्चुअली ऐसा है कि आर्टिकल 124 के हिसाब से अगर आप पढ़ने जाओ, एग्जैक्ट अगर चीज आप देखने जाओ तो बोलते हैं कि एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट will be appointed by the president of India under warrant under his hand and seal, right। कि हर जज को, सुप्रीम कोर्ट के हर जज को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करेंगे अंडर हिज वारंट एंड हिज सील। तो ये कॉलेजियम क्या है? कॉलेजियम क्या हर हर राष्ट्रपति अपनी तरीके से उसको अपॉइंट कर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कर लेंगे? तो उसके लिए केस हुआ अराउंड 1981, जिसे फर्स्ट जज केस कहा जाता है। फर्स्ट जज केस में इसी आर्टिकल 124 पे बहस हुई कि भाई क्या राष्ट्रपति अपॉइंट कर लेंगे सारे जजेस को? क्या राष्ट्रपति अपॉइंट कर लेंगे? क्या राष्ट्रपति के पास इतनी सत्ता है कि वो हमारे सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कर पाए? तो फर्स्ट जज केस में बोला कि भाई देखो 7 जज की वहां पे बेंच बैठी और वहां पे बोला कि भाई देखो 124A को और 217 क्लॉज 1 को, मतलब ये हाईकोर्ट के लिए है, वही सेम चीजें लिखी है, वहां पे राष्ट्रपति की जगह गवर्नर होंगे, राइट, वही सेम लिखी है। सेड द कैब डिसअलाउ सीबीआई फॉर कॉन्जेंट रीजन, मतलब कि ऐसा बोला है कि
प्रेसिडेंट की जो चीजें होंगी, प्रेसिडेंट का जो जिस पे भी प्रेसिडेंट ने मुहर लगाया होगा, उस चीज को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो ऐसा करके कि भाई कोई कॉन्जेंट रीजन होगा कि इसको इसको आपको नियुक्त नहीं करना है, तो प्रेसिडेंट कोई ठोस कारण होगा, कॉन्जेंट मतलब क्या, ठोस कारण होगा, तो ही राष्ट्रपति वैसे नामों को जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुझाव दिए हैं, वैसे नामों को वो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो रिजेक्ट कर सकते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। कब? जब कॉन्जेंट रीजन हो, तब ठोस कारण कोई हो तभी कौन कर सकता है रिजेक्ट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको रिजेक्ट कर सकता है। वरना वरना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उन जजेस को नियुक्त करना होगा जिन जजेस को रिक्रूट करने के लिए वहां पे प्रेसिडेंट को बोला गया, वरना उनको करना ही है। ये फर्स्ट जज केस में यहाँ पे बोला गया। लेकिन आपको पता है राम राज्य प्रजातंत्र नहीं है, देश में दूध इतनी नदियां नहीं बहती है। ऐसा अगर हो जाता है तो ऐसी सारी चीजें नहीं होगी, बहुत ही अच्छे से सब कुछ हो जाता है। सेकंड जज केस हुआ जिसे हम 9 जज की बेंच में, अभी आपको पता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है तो पहली बेंच जितनी होगी उससे ज्यादा बड़ी बेंच ही बननी होगी वहां पे। तो ये 7 जज की बेंच थी, ये 9 जज की बेंच बैठती है। और वहां पे बोला गया, मतलब वहां पे ऐसा बोला जाता है कि देखो कोई बात नहीं, आज जो ये कॉन्जेंट रीजन है, कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं दोनों के कंसल्टेशन से हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नियुक्त करेंगे। दोनों के कंसल्टेंट मतलब कौन? एक तरफ राष्ट्रपति, एक तरफ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, एक तरफ हमारे राष्ट्रपति और एक तरफ हमारी जुडिशरी। वे दोनों के कंसल्टेशन से हम जो है वो जजेस को नियुक्त करेंगे। और वहां पे कंसल्टेशन और कॉन्फ्रेंस मींस एक तरीके से सहमति, आप ऐसा समझो कि दोनों की सहमति से हम क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नियुक्त करेंगे, ऐसा वहां पे बोल दिया। राइट। और वहां पे उन्होंने शुरुआत में क्या कर दिया, सीनियर मोस्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज और एक सीजीआई, ऐसा मन के एक छोटा सा कॉलेजियम बनाते हैं। राइट। मतलब कि टोटल उसमें कितने लोग होंगे, कितने उसमें कॉलेजियम में क्या रहेंगे, तो तीन टोटल रहेंगे, जिसमें जिसमें रहेगा एक सीजीआई और 2 अदर जजेस। टोटल कितने हुए? टोटल हुए 3, मतलब कि 2 अदर क्या हुए, 2 अदर सीनियर मोस्ट जज। सीनियर मोस्ट मतलब जो सबसे वरिष्ठ होंगे सुप्रीम कोर्ट में। आज की तारीख में कितने हैं? तो आज की तारीख में टोटल जज की संख्या देखने जाए तो 33+1 है, मतलब टोटल हो रहे 34। तो इसमें से जो सीनियर मोस्ट होंगे शुरुआत में, अभी ये देखो, ये तो 1993 की बात चल रही है, अभी उस वक्त 33 नहीं थे, आज की तारीख में 33। तो वहां पे 1993 में वहां पे बोला गया कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट जज होंगे उनके 2 और उस वक्त क्या सीजीआई मतलब कि टोटल 3 वैसे मिलके वो परामर्श करेंगे, वो कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक दूसरे से कंसल्टेशंस करेंगे और उसके बाद वो राष्ट्रपति को नाम सुझाएंगे और राष्ट्रपति उन नामों को एक्सेप्ट करेगा। मतलब राष्ट्रपति को एक नाम की सूची जाएगी, राष्ट्रपति उन नामों में से सिलेक्ट करेगा। अगर राष्ट्रपति को इन नामों में से सिलेक्ट नहीं करना है तो राष्ट्रपति के पास अगर कॉन्जेंट रीजन हो तो ही वो मना कर सकता है। फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉन्जेंट रीजन कोई बात नहीं, हम कंसल्टेशन से कर लेते हैं, लेकिन फिर भी राम राज्य प्रजा सूची वाला काम नहीं है। फिर भी एक केस होता है 1998 में जिसे हम थर्ड जज केस कहते हैं। थर्ड जज केस में क्या हुआ, बस वही सेम चीज रही, बस ये जो चीज थी 2 अदर जज, उसको बढ़ा के कॉलेजियम को बढ़ा के कितना किया गया, तो 5 किया, टोटल 5 का मतलब है कि उसमें क्या रहेंगे, एक सीजीआई रहेंगे और 4 अदर जज रहेंगे, मतलब टोटल 5 होंगे। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरे सीनियर मोस्ट 4 जज रहेंगे जो कंसल्टेशन करेंगे, आपस में बात करेंगे कि किसको चूज करना है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, और वो राष्ट्रपति को एक लिस्ट दे देंगे। राष्ट्रपति के पास जो लिस्ट जाएगी, राष्ट्रपति को उसी में से सीजीआई को नियुक्त करना है। और अगर राष्ट्रपति उसको ना चाहे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। दोनों एक जगह पे रुक जाएंगे कि भाई हम इसको चूज करें या ना करें। सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे इसको करो, राष्ट्रपति बोलेंगे इसको नहीं। बैकग्राउंड में आप वो याद रखना, डी फैक्टो अथॉरिटी, राइट। डी फैक्टो अथॉरिटी तो कौन है, वो प्रधानमंत्री है, और डी यूरे अथॉरिटी हमारे राष्ट्रपति है। तो बैकग्राउंड में जो हो रहा होगा वो कौन कर रहा होगा, तो वो हमारे जो प्रधानमंत्री है वही कहीं ना कहीं, मतलब कि एग्जीक्यूटिव जो है कहीं ना कहीं उसको देख रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम तो सॉल्यूशन क्या, बिकॉज वी आर अ ब्यूरोक्रेट एंड वी आर
not only for the sake of the problem. We are here for the solution. So what is the solution of this? Solution, एग्जीक्यूटिव कहता है कि हम कुछ कर लेंगे, लेजिस्लेचर कहता है कि हम कुछ कर लेंगे, हमारी तरफ से होगा, एग्जीक्यूटिव कहता है कि मैं कुछ कर लेता हूं। अब प्रेसिडेंट का इसमें एक बयान आया कि भाई जो भी कर रहे हो सब आपसी सहमति से करिए। इंस्टेंट ऑफ बिल्डिंग अ मोर वेल, गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी शुड वर्क टुगेदर to tackle the problem like the parental detention and राइट। अगर ये चीज हमारे जज ने बोला है, हमारे प्रेसिडेंट ने बोला है कि भाई आप नई नई जेल मत बनाइए, ओवर क्राउडेड हो रहा है तो कम कीजिए, नई नई जेल मत बनाइए, उसको जेल को क्या करिए, कम करिए, लोगों को जेल में से लोगों को कम करिए, जेल में से लोग कम करिए, केसेस की पेंडेंसी कम होगी। केसेस की पेंडेंसी कब कम होगी? केसेस की पेंडेंसी तभी तो कम होगी जब जुडिशरी और लेजिस्लेचर अपना अपना काम अपनी तरीके से। सबसे बड़ा यहाँ पे ये सवाल यहाँ पे आता है कि क्या किया जाए, व्हाट शुड बी डन, कैसे हम इस इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस को हम कैसे कम करें। तो जब अगर हमने प्रॉब्लम सही से समझ ली है तो वही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, वही प्रॉब्लम क्या थी कि वो बहुत सारे लोग हैं और जज पॉपुलेशन कम है, तो बोला तो इंक्रीज द जज पॉपुलेशन रेशियो एट लीस्ट 50%, 50 के अराउंड होने चाहिए एक जज। ये थोड़ा उतना उतना तो ठीक है, ये बहुत ज्यादा अगर हो, बहुत कम अगर हो जाएगा तो हम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, द स्पेशल एफर्ट क्रिएट करनी चाहिए। स्पेशल एफर्ट जैसे कि क्या, कि मतलब कि आपको आपकी जो हमारी जो सरकार है, हमारी जो जुडिशरी है, जुडिशरी की नंबर ऑफ सीटिंग को बढ़ानी चाहिए, नंबर ऑफ सीटिंग को बढ़ानी चाहिए, अलग अलग जगह पे वैकेंसीज को फिल करनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप समझ सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट में अगर नंबर ऑफ सीटिंग जो है अगर इतना कम है तो फिर प्रॉब्लम होगी, हमारे जजेस को भी प्रॉब्लम होगी, मतलब उन पर ओवरबर्डन होगा और हमारे लोगों को भी प्रॉब्लम होगी। अल्टीमेटली दोस्तों क्या होता है कि जो जुडिशरी होती है उसको ये समझना होगा कि भाई अल्टीमेटली द पीपल ऑफ द इंडिया will be decider of the democracy and their functioning. If judiciary started like जो अभी जो हो रहा है, एक्टिंग लाइक दिस कि भाई हम ऐसा रखेंगे, पेंडेंसी भी होगी और आर्टिकल 12 में भी नहीं आना है, आरटीआई भी नहीं देंगे, ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, अल्टीमेटली लोग सब जानते हैं, सब समझते हैं। अगर जनता ने एक बार इन सारी चीजों को अगर दरकिनार कर दिया तो वो जुडिशरी भी धरी की धरी रह जाएगी, लेजिस्लेचर्स भी धरे धरे रह जाएंगे और एग्जीक्यूटिव भी, क्योंकि अल्टीमेटली द पीपल ऑफ इंडिया इज द पैरामाउंट। पीपल ऑफ इंडिया हैज अ पावर, अल्टीमेट पावर इज इन द हैंड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। हम इस चीज को समझना होगा कि पीपल जो लोग कहते हैं इसको हमें करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा है कॉल अपन द रिटायर्ड जज। अगर बहुत ज्यादा अगर पेंडेंसी बढ़ चुकी है तो जो रिटायर्ड जज हो चुके हैं उनको बुलाए। वैसे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना कि एड हॉक जज को हम ऐड करते हैं। अगर इतनी ज्यादा पेंडेंसी है तो शॉर्ट टर्म में हम ऐसा कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में जो रिटायर्ड जज है उसको सॉल्व करने के लिए बुला दीजिए। बहुत ज्यादा एसएलपी की घटनाएं बन रही है, स्पेशल लीव पिटिशन, हर एक का केस अपने अपने स्पेशल है। तो जब एसएलपी जो है, एसएलपी को सुधारने के लिए, एसएलपी को उसको चेंज करने के लिए कम से कम वो बर्डन तो कम होगा। एसएलपी भी बहुत ज्यादा केसेस पेंडिंग में है, तो एसएलपी को कम करने के लिए कम से कम ऐसा कर सकते हैं रिटायर्ड जजेस को यहाँ पे बुला ले, या फिर ऐसा बोल सकता है कि पॉपुलराइज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम। देखो ये चीज जो है, जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम, मतलब कि ऐसा करो कि किसी प्राइवेट एंटिटी को दे दो कुछ काम। तो ये चीज हो सकती है कि किसी को पेट में दर्द करे कि भाई क्या प्राइवेट एजेंसी के हाथ में हम थोड़ी दे सकते हैं जज के केसेस को पेंडिंग करना, कि भाई जज के केसेस को सुनवाई करना, ये हम प्राइवेट एजेंसी के हाथ में तो नहीं दे सकते, बट ऑब्वियस चीज है। लेकिन चीजों देखो, एक अगर प्रैक्टिकली अगर हम देखने जाए तो प्राइवेट एंटिटी के हाथ में अगर हम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम दे तो इसके फायदे कुछ हो सकते हैं, हाँ नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन फायदे भी बहुत। फायदे फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि जुडिशरी में एक जवाबदारी तय होगी। आप प्राइवेट एंटिटी को लेकर आओगे, प्राइवेट एंटिटी जो है वो यहाँ पे केस रिजोल्व करने के बेसिस पे आपको हमेशा वो केस की पेंडेंसी और वो सारी चीजें आपको दिखती रहेगी, कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी तय होगी।
और हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों को एक लेमैन कंडीशन में अगर बोलूँ तो वो कहीं ना कहीं आपको प्राइवेटली अगर डिस्प्यूट को रिजोल्व कर लेते हैं तो बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे बच जाएंगे। और जुडिशरी का जो मेन काम है, जो सुप्रीम कोर्ट का मेन काम जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन करना, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से इंटरप्रिट कर पाएगी। सबसे बड़ा थोड़ा सा ये जो है कंट्रोवर्शियल है, लेकिन 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 ये सही रहेगा। थोड़े बहुत शॉर्ट टर्म के लिए सही रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए प्राइवेट को हमें देना सही नहीं रहेगा। एक और चीज भी है दोस्तों कि ऐसा बोला जाता है कि प्राइवेट को एक बार अगर हाथ में दे दिया तो प्राइवेट को एक बार वो आपस से उसको छोड़ेगा। लेकिन उन सारी चीजों को देखभाल कर ही हमें ये डिसीजन के लिए प्राइवेट को दिया जाए या ना दिया। राइट, एक एक सजेशन है, ऐसा कर सकते। हमें मेनली क्या करना चाहिए दोस्तों, पावर, जो सेपरेशन ऑफ पावर है, उस सेपरेशन ऑफ पावर को इंश्योर करना। राइट, ऐसा ना हो कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी और लेजिस्लेचर को तहस नहस कर दे, या फिर ऐसा भी ना हो कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को तहस नहस कर दे, या फिर लेजिस्लेचर सेम करे। ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हमें कम से कम इस सेपरेशन ऑफ पावर को, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है, वो हो, कोई किसी की पंख ना तोड़े, कोई किसी के काम में इंटरफेयर ना करे, कोई किसी की जगह पे इंटरफेयर ना करे, या फिर अपने अपने तरीके से उसको न देखे। वो एक देश के तरीके से होलिस्टिकली उन सारी चीजों को समझे, देखे, उसके लिए हमें सबको एक साथ आना तो पड़ेगा। राइट, तो दोस्तों ये था हमारा जुडिशरी और लेजिस्लेचर्स के बीच में जो डिस्प्यूट आजकल चल रहा है, उस डिस्प्यूट का क्या चल रहा है उसके बारे में। देखो, पॉइंट में रहिए, आप कांटेक्ट में रहिएगा, आप प्रचार में रहिएगा, ताकि बार बार ये चीजें आती रहेगी। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हर जगह पे ये सारी चीजें आजकल आ रही है। हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपका हॉलिस्टिक, अगर इसमें कुछ नई चीज आती है तो नई चीज लेकर भी आपके सामने आएंगे। राइट, नई चीज अगर इसमें कुछ ऐड हो जाती है तो वो नई चीज लेकर आ जाएंगे। आप जुड़े रहिएगा एकदम सलाह के साथ, एकदम सलाह के यूट्यूब चैनल के साथ। अगर इसमें थोड़ा सा भी नया आता है तो हम इसमें बिल्कुल ऐड करेंगे, और ये नया इनिशिएटिव हम तुरंत, हम जो भी देश में चल रहा होगा उस हर चीज को हम कंसिडर करेंगे, और उस हर चीज को हम कंसिडर करते हुए जो भी चीज चल रहा होगा उसको हम करंट और स्टैटिक के साथ उसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, टेक केयर।